हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे अनअकैडमी के नए चैनल जिसका नाम है जस्ट 9th एंड 10th। तो बच्चों, जैसा कि इसका नाम ही है जस्ट 9th एंड 10th, तो क्या यहाँ पे 9th एंड 10th को सारे सब्जेक्ट की आपको एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके 9th और 10th के हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आया है। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेंगे। इस चैनल की यूएसपी ये है बच्चों कि यहाँ पे आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है सेम क्लास में उस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाते हैं, आपको क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। सो डैट क्या होता है, सेम क्लास में आप सीख भी रहे हो, अपने आप को इवेलुएट करने का भी मौका मिल रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या चीज़, हमारा चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। हम आज क्लास 9th के साइंस का चैप्टर ले रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि बच्चों पता है कि हम डेली रूटीन में क्या बहुत सारे ऐसे काम करते रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो अब काम क्या होता है, काम ही क्या है, ये काम ही वर्क है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कौन से वर्क क्या होते हैं, कौन सा वर्क कहलाएगा, किस टाइप के वर्क होते हैं, कौन सा वर्क एक्चुअल में वर्क डन कहलाता है और कौन सा नहीं। तो आज हम इस चैप्टर में आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट द एक्चुअल वर्क इज। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो बच्चे नए हैं मैं उनको एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज प्रियंका भारती। आई हैव डन माय बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम IHM भोपाल। मेरे पास टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों। कुछ साल मैंने एज अ फ्रीलांसर कोचिंग क्लासेस भी ली हैं और कुछ साल मैंने होटल्स में एज अ ट्रेनर काम किया है। जैसे मैरियट ग्रुप के साथ, ITC ग्रुप के साथ मैंने एज अ ट्रेनर काम कर चुकी हूँ। आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ऐप अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद दिया गया लिंक कॉपी करें और फिर हमें ज्वाइन करें। ये जो लिंक है बच्चों, ये यहाँ पे ये लिंक आप कॉपी करके टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगी कि हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान बहुत ही सस्ता है, सब बहुत ही आपको पॉकेट फ्रेंडली है। इसके लिए आपको कितने का कॉस्ट पड़ रहा है, इसके लिए आपको 1 साल का 12 महीने का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 13,500 रुपीज़। जो आप अगर देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको पर मंथ का कितना कॉस्ट पड़ रहा है, 1,125 रुपीज़ बच्चों। जो कि हमारे घर हम टीवी केबल का रिचार्ज करवाते हैं, मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, जो उसके बिल से क्या है, इक्वल टू उसके बिल से भी कम है। तो हम अपनी पढ़ाई पे तो इतना खर्च कर ही सकते हैं। अगर 2 साल का आप देख लो बच्चों, 2 साल का अगर हम कॉस्ट देखते हैं तो 2 साल का हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान का कितना पड़ा है, 22,500 रुपीज़। और पर मंथ का अगर आप 2 साल का प्लान का देखिए तो सिर्फ और सिर्फ कितना 938 रुपीज़ पर मंथ आपको पड़ रहा है 2 साल के प्लान पे। इतना तो पढ़ाई पे हम खर्च कर ही सकते हैं। कोचिंग क्लासेस हम ज्वाइन करते हैं तो कितना एक बार में वो कोचिंग क्लासेस कितने सारे अमाउंट ले लेते हैं, एक बड़ा अमाउंट हमसे फीस के तौर पे ले लेते हैं। और जहाँ पे वो हमारे पास क्या होता है, लिमिटेड टीचर्स के ऑप्शन होते हैं। अब आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो यहाँ पे क्या मिलता है, ये प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आपके लिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लेके आया है, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया है। तो आपको यहाँ पे एक बाउंडेशन नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एक टीचर से ही पढ़ना है। यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। और ऐसा नहीं है कोचिंग क्लासेस की, हाँ वहाँ पे आप सामने टीचर्स के सामने पढ़ते हो। तो यहाँ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के बाद क्या होता है, यहाँ भी आप अपने टीचर्स के साथ लाइव पढ़ सकते हो, उनकी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। उनके लाइव क्या होते हैं, अब डॉट्स जो भी आप क्लासेस में लाइव क्या होगा, आप डॉट क्लियर कर सकते हो। आपके लिए डॉट सेशंस रखे जाते हैं, यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको सैम्पल्स पेपर दिए जाते हैं, टेस्ट ऑर्गेनाइज होता रहता है। तो बहुत सारे टेस्ट क्विज़ ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके बजट में भी है, आपको 1 साल का सिर्फ 13,500 रुपीज़ ही पड़ रहा है। और 1 साल के लिए आपका अनलिमिटेड एक्सेस है, आप कभी भी एनी टाइम पढ़ सकते हो यहाँ पे। और ऐसा भी नहीं है कि सपोज अगर नेट का इश्यूज़ होता है तो आप कभी, ऐसा नहीं है कि आपके इसके लिए हमेशा आपको हर डे आपको नेट का यूज करना ही पड़ेगा, नेट डाटा आपका खत्म ही हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, आप वीडियोस जैसे आपकी जो भी क्लासेस हैं, आप वीडियो डाउनलोड करके उसको बाद में भी देख सकते हो कभी भी।
तो यहाँ पे आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान हमारा लेते हो तो। और ऐसा भी नहीं होता बच्चों कि यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन क्लासेस हैं यहाँ पे तो क्या होगी, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत क्राउड होगा। तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो हर बच्चे पे स्पेशल ध्यान दिया जाता है। तो आप एक हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान लेके क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन स्टडी बहुत अच्छी तरह से क्या है, कम बजट में कर सकते हो। और बच्चों प्रियंका इसके लिए आप क्या, ये कोड अप्लाई करना ना भूलें। ये कोड अगर आप प्रियंका यूबी कोड अप्लाई करोगे तभी आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे आप इसका कॉस्ट देखते हो तो आपको 1 साल का कॉस्ट पड़ जाता है 15,000 रुपीज़ वहाँ दिखाएगा, बट आप प्रियंका यूबी कोड अप्लाई करोगे तभी आपको वहाँ पे 10% कोड डिस्काउंट अवेल कर पाओगे। हम पढ़ेंगे, देखते हैं कि वर्क का डेफिनेशन क्या होता है। वर्क का डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट शो डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स हैज डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या वर्क हम क्या उसी कंडीशन में कहेंगे कि जब उसी कंडीशन में हम कहेंगे कि वर्क हुआ है जब कोई फोर्स लगेगा, जब कोई फोर्स अप्लाई होगा और उसकी वजह से क्या हुआ, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कॉज हुआ। क्लियर। तो हम उसी केस में क्या कहेंगे, उसी केस में कहेंगे कि वर्क हुआ है। तो क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, मतलब क्लियर है। वर्क होने के लिए फोर्स का लगना बहुत ज़रूरी है। कोई भी वर्क होने के लिए फोर्स का अप्लाई होना उस पर बहुत ज़रूरी है, और उस फोर्स के लगने की वजह से बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हुआ। क्लियर। उस जो फोर्स लगा, फोर्स हमने कोई अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई होने की वजह से क्या हुआ, उस बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हुआ। अच्छा, मोशन को हम क्या कहते हैं, मोशन जब थोड़ा सा भी डिस्टेंस क्या मोशन प्रोड्यूस हुआ तो थोड़ा डिस्टेंस में डायरेक्शन वो कवर करेगा, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे मोशन को हम क्या किए, डिस्प्लेसमेंट ही समझ रहे हैं। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट, कंफ्यूज नहीं होने का। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि कोई भी वर्क डन होने के लिए उस बॉडी पे फोर्स का लगना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट का होना। अब देखते हैं ये यहाँ पे हमने क्या पढ़ा। देखिए, टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाई फॉर वर्क टू बी डन। वही मैंने यहाँ पे क्लियर आपको समझाया कि अ फोर्स शुड एक्ट एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसमें डिस्प्लेसमेंट उसकी वजह से कॉज होना, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये दो फैक्टर किसी भी वर्क डन होने के लिए कंपलसरी है, तभी वो क्या कहलाएगा कि वर्क डन हुआ है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है जूल या न्यूटन मीटर। क्लियर। अब हम सपोज जैसे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके, जैसे हम समझ लेते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखते हो, जैसे मैं मूविंग क्या होता है, मूविंग अ चेयर, किसी एक चेयर को क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और फोर्स अप्लाई करके क्या हो रहा है, उसका मोशन, उसके उसमें मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या उसकी पोजीशन चेंज हुई, डिस्प्लेसमेंट उसमें हुआ। तो इसे क्या कहेंगे कि ये वर्क डन कहलाएगा। अब इस तरह से आप ये पूछ सकते हो, जब हम स्टडी कर रहे हैं, व्हेन वाइल वी आर स्टडिंग, तो क्या एक तरह का ये वर्क डन है, तो नहीं, तो ये वर्क डन नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी मोशन क्या हो रहा है, कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना। हम स्टडी करते हैं तो कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लियर कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वर्क डन होने के लिए क्या है, उसमें फोर्स का लगना बहुत ज़रूरी है, और द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही, दैट्स वाई हम क्या स्टडिंग, क्या जब वाइल वी आर स्टडिंग इट इज नॉट अ वर्क। ये क्या है, ये एक टाइप की एक्टिविटी है। और आप ऐसे और एग्जांपल देख सकते हो। सपोज जैसे आप देखो कि जब आप खेल रहे होते हो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, खेल रहे होते तो खेल खेल में हम क्या करते हैं कि हम किसी अपने फ्रेंड को पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो इसकी वजह से हमने पुश किया, फोर्स अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से वो गिर गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो मोशन प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये भी एक तरह का वर्क डन है। तो वर्क डन होने के लिए इसे क्लियर है कि फोर्स का अप्लाई होना और
डिस्प्लेसमेंट कॉज होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी। अब इसे हम समझते हैं। जैसे देखिए, अब हमने ये कंक्लूजन निकाला कि हमने ये कंक्लूजन निकाला ना कि किसी भी वर्क डन होने के लिए फोर्स लगाना बहुत ज़रूरी है, और उस वजह से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है। ये कंक्लूजन हमारे निकल गया ये सारे कॉन्सेप्ट से। तो अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि वर्क क्या हो गया, वर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स के, हो गया ना। अगर फोर्स बढ़ेगा तो वर्क डन भी बढ़ेगा, या वर्क डन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स भी बढ़ा होगा। इससे क्लियर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए दूसरी चीज हमारे पास क्या थी, डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का होना भी क्या है, जब फोर्स अप्लाई हुआ तो उसकी वजह से सॉरी, उसकी वजह से क्या हुआ, उसमें डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स लगा उसकी वजह से उसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ कर सकते हैं ना कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा वर्क डन हुआ। इससे क्लियर कॉन्सेप्ट, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना ज़्यादा वर्क डन हुआ, और जितना कम डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना कम वर्क डन हुआ। तो ये भी क्या हो गया, ये यहाँ पे वर्क किसके डिस्प्लेसमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इस तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि वर्क इज क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू एस। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हमने पढ़ा, हमें पता है ये चीज़ कि जब हम कोई प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो उसके लिए हमें क्या है, एक कांस्टेंट पुट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल साइन है, इसको हटाने के लिए हमें यहाँ पे कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। ये कांस्टेंट क्या होता है, ये कांस्टेंट कोई भी एक फिक्स वैल्यू हो सकती है या कोई एक फिक्स्ड यूनिट हो सकता है, ठीक है। ये कोई भी कुछ भी हो सकता है, ये कोई एक फिक्स यूनिट हो सकती है, कोई एक फिक्स वैल्यू हो सकता है, या कोई जैसे कोई वैल्यू ना भी हो सकता है, कंपल्सरी नहीं है, इसकी कोई वैल्यू भी नहीं हो सकती है, जो सिर्फ इसका नाम सिर्फ कांस्टेंट, क्या इसका कोई नाम नहीं होता, इसका नाम कोई, इसका कुछ नाम नहीं हो सकता, सही है ना। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट को एक इसकी कोई फिक्स वैल्यू होती है, या कोई फिक्स्ड क्या हो सकता है, यूनिट हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, या इसका कोई वैल्यू भी नहीं हो सकता, या इस कांस्टेंट का नाम से क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी हो सकती है। तो ये सब में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम जो कांस्टेंट पुट करेंगे वो क्या करेंगे, वो होगा के, ये के, क्लियर। ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। यहाँ पे देखिए, अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो W इंटू ए इंटू एफ इंटू एस, ठीक है। यहाँ पे के क्या हो गया, यहाँ पे के कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए के का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे के का वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से मेरा हमारा क्या यहाँ का एक्सप्रेशन क्या आया, W इक्वल टू क्या हुआ, क्या था, K इंटू एफ इंटू एस। अब यहाँ पे क्या है, अब K की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ इंटू एस। इस तरह से हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, W इक्वल टू एफ इंटू एस। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब हमने पढ़ा था इसकी यूनिट क्या होते हैं, इसकी यूनिट जूल या न्यूटन मीटर। तो वर्क डन क्या होगा, जूल इक्वल टू फोर्स, फोर्स का क्या हुआ, फोर्स का यूनिट होता है इन न्यूटन, एंड डिस्टेंस का क्या हुआ, मीटर। तो क्लियर कॉन्सेप्ट। हम पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में।
अब हमने वर्क के बारे में पढ़ा कि वर्क डन क्या कहलाता है। अब क्या होता है, हमारे कितनी टाइप्स के वर्क्स होते हैं, तो वर्क 3 टाइप के होते हैं, क्या, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। अब देखते हैं कि पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क क्या होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए पॉजिटिव वर्क क्या है। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, क्या है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो उसे क्या बोलेंगे कि वर्क डन का वर्क क्या है, ये पॉजिटिव वर्क है। ऐसा क्लियर कॉन्सेप्ट कि सब हम फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना, अगर डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हुआ तो ये कहलाएगा पॉजिटिव वर्क। अब जैसे आप देख रहे हो, आप एक एग्जांपल में यहाँ पे देख रहे हो कि आप आप देख रहे हो कि ये फुटबॉल प्लेयर क्या है, इसने फुटबॉल पे किक मारा, तो इसने जो फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया, ये फुटबॉल उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, दैट्स वाई से क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क। इसी तरह से आप पुशिंग डोर, जब यहाँ पे एग्जाम्पल देगा, पुशिंग डोर, जब दरवाजे को हम जिस डायरेक्शन में पुश करते हैं, पुश कर रहे हैं तो वहाँ पे हम उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो दरवाजा क्या हो रहा है, डोर भी उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी एक तरह का क्या है, पॉजिटिव वर्क है। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल देख सकते हो, पुलिंग अ चेयर, चेयर को सपोज जिस डायरेक्शन में पुल करते हैं, इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, वहाँ पर फोर्स अप्लाई करें तो वो उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये भी क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव वर्क। तो क्लियर हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं नेगेटिव वर्क क्या है। तो अभी तक हम पॉजिटिव वर्क की बात की है। पॉजिटिव वर्क में क्लियर कॉन्सेप्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा। निगेटिव वर्क क्या है, जहाँ फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, उसे हम कहेंगे निगेटिव वर्क। यहाँ पे क्या पढ़ा है देख लेते हैं डिफिनेशन। When applied force causes displacement of the body in its opposite direction, हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो कहलाएगा निगेटिव वर्क। अब जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल में मैंने दिखाया आपको, टग ऑफ वॉर के गेम में देखिए कि ये जो रेड वाला बंदा है, ये जिस डायरेक्शन में क्या है फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट वो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये फोर्स आगे की तरफ लगा रहा है लेकिन ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हुआ, इसके अपोजिट फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या हुआ, ये निगेटिव वर्क हो रहा है। इसी तरह से आर्म फाइट में भी आप देखते हो, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स हम लगाते हैं, जिस डायरेक्ट में आर्म रेसलिंग में क्या देखते हो कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं हाथ में, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये काइंड ऑफ ये भी निगेटिव वर्क हुआ। अब आप देखिए जीरो वर्क, तो क्लियर, पॉजिटिव वर्क के लिए हो गया सेम डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन होगा। निगेटिव वर्क में फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होने का। अब जीरो वर्क क्या होता है, जीरो वर्क में सपोज कीजिए, जीरो वर्क में ये सपोज ये क्या हुआ, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट इसका ये, यहाँ पे फोर्स और क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे के, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जीरो वर्क। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोर्स 90 डिग्री पे एक्ट करता है, ठीक है, ये क्लियर कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का। जीरो वर्क में क्या होगा, यहाँ पे फोर्स हमेशा 90 डिग्री में लग रहा होगा, उस केस में वर्क डन जीरो कहलाएगा। तो देखते हैं यहाँ इसका डेफिनेशन क्या था, when force and displacement are perpendicular to each other, या
व्हेन ईदर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, या क्या होगा, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जीरो वर्क। अब जैसे आप इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो कि जब किसी वॉल पे क्या करते हैं, जिस कोई वॉल देख लीजिए, किसी वॉल पे हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट उसमें क्या हुआ, वॉल पे तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो क्या है, वेन ईदर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वेन, क्लियर ना, जब फोर्स या डिस्प्लेसमेंट दोनों में से कोई भी जीरो होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो जीरो वर्क कहलाएगा। तो जब हम वॉल को पुश करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो, बट वो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे जीरो है तो वो क्या है, जीरो वर्क है। इसी तरह से आप देखते हो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम होल्ड करके रखते हैं, अब यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, ये जो आदमी है, इसने ये क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है, होल्ड करके ये वॉक कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फोर्स क्या है एक दूसरे में, ये फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे ऊपर की तरफ, और ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब देख रहे हो सामने। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों के बीच में कितने डिग्री परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, 90 डिग्री के एंगल पे है। तो यहाँ पे यह क्या कहेंगे, ये भी कहेंगे कि यहाँ पे कोई वर्क क्या हुआ, नहीं हुआ, इससे जीरो वर्क। सेम यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ हैवी सा बॉक्स है जिसे ये बंदा पुश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये पुश करने की कोशिश कर रहा है, बट इसकी वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, दैट्स वाई क्या कहेंगे इसे कि यहाँ पे भी ये जीरो वर्क है। इससे क्लियर कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या होता है। तो आप बस बच्चों जैसे देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में हमें क्या होता है, डेली रूटीन में हम बहुत सारा एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जैसे सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, कपड़े, अदर और भी काम है घर की, क्या होता है घर में, कपड़े वॉश करते हैं, खाना बनाते हैं और खेलते हैं। इस तरह से क्या है कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिन भर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये सब क्या हुआ कि ये सब अब ये सब एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें एनर्जी की, या बिना एनर्जी का तो कुछ होता नहीं है, तो इसे हम यहाँ पे डिस्कस अच्छे से करेंगे। अब जैसे आप एक बच्ची की डेली रूटीन ही हम ले लेते हैं कि एक बच्ची की डेली रूटीन क्या होती है। सपोज जब मैं स्कूल जाती थी तो एक डेली रूटीन क्या होती थी, सुबह उठना, ब्रश करना, शावर लेना, आफ्टर डेट खाना खाना, फिर रेडी होके स्कूल जाना होता था, फिर पूरे दिन क्या होता था, पूरे दिन कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ में एक्टिविटी होती रहती थी। तो इन सब के लिए क्या चाहिए होता है, इन सब के लिए कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी। बिना एनर्जी का तो कुछ काम होगा नहीं। तो यहाँ हम डिफाइन करेंगे कि एनर्जी, उसी के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी। तो हम समझ गए कि हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो व्हाट इज एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू वर्क। किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जो बॉडी, किसी बॉडी की या इंसान की जो कैपेसिटी है, वही उसकी क्या कहलाती है, एनर्जी। किसी भी काम को करने के लिए क्या होता है कि हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, बिना एफर्ट का तो कुछ होगा नहीं। और एफर्ट डालने के लिए जो क्या था, एफर्ट डाल रहे हैं तो उसमें हमारी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ यूज हो रहा है, स्ट्रेंथ की कैपेसिटी हम यूज कर रहे हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो उसी हम एनर्जी बोलेंगे ना। तो क्लियर कॉन्सेप्ट, किसी भी काम को करने के लिए जो हम एफर्ट लगा रहे हैं, उसमें जो कैपेसिटी हम अपनी दे रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, वो एनर्जी कहलाता है। तो सिंपल टर्म में, सिंपल डेफिनेशन, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब ये एनर्जी क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स में, मतलब ऐसा नहीं है, एनर्जी किसी भी रूप में हो सकता है। ऐसा काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, देखिए, इट्स अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट्स ड्यू टू हाइट पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होता है ना, पता है। काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी हो सकता है वो एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होता है, ड्यू टू मोशन होता है। हीट एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है, तो हीट एनर्जी ठीक है, केमिकल एनर्जी के रूप में भी हो सकता है। केमिकल एनर्जी कहाँ से होता है कि जब कोई केमिकल बॉन्ड होता था तो वहाँ पे क्या होता है कि केमिकल जब बॉन्ड होता है तो वहाँ पे जो एनर्जी एक्मुलेट होती थी उसे हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। तो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकता है, लाइट एनर्जी लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है। लाइट एनर्जी किसे बोलते हैं, लाइट, ये जो लाइट की वजह से क्या होता है,
जो लाइट की वजह से एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं, लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये देखिए एनर्जी के बहुत बहुत फॉर्म में हो सकते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, ये ज़रूरी नहीं एनर्जी का कोई एक फॉर्म नहीं होता, ये किसी वे में हो सकता है। ऐसा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी हो सकता है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि केमिकल, आप जैसे बहुत सारे एग्जाम यहाँ पे मैंने दिखा दिया, पोटेंशियल के रूप में भी काइनेटिक, हीट, केमिकल, राइट, और इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा। अब यहाँ पे मेनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ दो एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी। आते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो जो बॉडी में जो एनर्जी मोशन के कारण हुआ है, ठीक है, बॉडी में जो एनर्जी मोशन के कारण हुआ है उसे ही हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो क्लियर, यहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी का डिफिनेशन, एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो क्लियर कॉन्सेप्ट, जो एनर्जी बॉडी में उस मोशन के कारण प्रोड्यूस हुआ है उसे ही काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, क्या होता है, मूविंग ट्रेन चल रही है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। सा वाटर का फ्लो करना है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। इस तरह से हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा ना कि कोई भी चीज़ जो मोशन में है, कोई भी चीज़ जो मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी इसके लिए। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, स्पीड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी उसकी इंक्रीज होगी। इसके लिए कॉन्सेप्ट। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, तो देखिए एक्सप्रेशन कैसे निकाला। कंसीडर कीजिए, कंसीडर हम यह करते हैं कि एक बॉडी है, ये मास का एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास ठीक है m है, स्मॉल m, क्लियर, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बॉडी मास का है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, ओके। और इसका क्या हुआ, इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, और इसमें की वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो a है, एंड डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप देखिए ये s। क्लियर, सॉरी इसमें अब देखिए हमारे पास कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u है, फाइनल वेलोसिटी v है, जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हुआ और जिसने s डिस्टेंस कवर किया। इससे क्लियर कॉन्सेप्ट। तब यहाँ पे हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, क्या रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे ना, v u m क्या है, v u a n s के बीच में, देखिए यहाँ पे relationship between B U A एंड S के बीच में हम रिलेशनशिप देखेंगे क्या है। तो हमने ये पढ़ा था इक्वेशन, हम थर्ड इक्वेशन में क्या पढ़ा था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये हमने वहाँ इक्वेशन डिराइव किया था, ये पढ़ा था। तो यहाँ पे हम v क्या हुआ,
यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। से क्लियर, ये हमारा एक हो गया फॉर्मूला, इक्वेशन यहाँ पे निकला। अब हमें पता है, जैसे कि हमें पता है ना, सेकंड लॉ हमारे क्या कहते हैं, एफ इक्वल टू एम ए, पढ़ा था ना ये। एफ क्या किसके इक्वल होता है, एम ए, मास इंटू एक्सलरेशन, यहाँ पे पढ़ा है। अब देखिए ये चीज़ हमें यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, वर्क डन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ निकाला, वर्क डन इक्वल टू क्या, एफ इंटू एस, क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, ये था। सेकेंड इक्वेशन हमने ये डिराइव किया, और थर्ड इक्वेशन ये हमने। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन आपका, ये क्या हुआ यहाँ पे, W इक्वल टू एफ इंटू एस। अब यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट करते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे, तो एफ का क्या होगा, एफ की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की एम ए, ने यहाँ अपनी इस इक्वेशन से एफ इक्वल टू एम ए, तो इक्वल टू यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट की, वी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या निकाला था हमने यहाँ पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2a, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू ए, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखते हैं ये हमारा निकल गया W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे u का क्या है, अब जब बॉडी क्या थी हमारा, जो बॉडी ऑब्जेक्ट है क्या है, उसने स्टार्ट कहाँ से किया होगा, रेस्ट से स्टार्ट किया है उसने, इनिशियल पॉइंट जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पे 0, क्लियर। तो W इक्वल टू क्या हो गया हमारा, हाफ एम बी स्क्वायर आ गया। अब ये यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, आप u की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। अब हमें पता है कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा, कि जो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या हो गया, वो यहाँ पे क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे क्या हो गया, रिप्लेस हो गया इससे काइनेटिक एनर्जी से। तो क्या हो गया यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ हमने क्या किया, वर्क डन को हमने काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे हमें ये डायरेक्शन आ गया। तो जो भी है हमें क्वेश्चंस में जो भी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कभी किसी ऑब्जेक्ट का फॉर्म, तो हमें यही फार्मूला क्या करना है, यही फार्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसकी डिपेंड, इस पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है जो किस पे डिपेंड करती है, ये क्या करती है, किसी भी बॉडी किसी भी बॉडी ऑब्जेक्टिव मास एंड उसके वेलोसिटी स्क्वायर के डिपेंड करती है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। सब कॉन्सेप्ट क्लियर। और हम आते हैं पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अभी तक तो हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उन्होंने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण प्रोड्यूस उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट में क्या होगा, जो उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी, वो इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो भी जैसे देखिए इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है, एनर्जी possessed by a body due to its position या शेप, जो उसकी किसी बॉडी के पोजीशन या शेप की वजह से जो एनर्जी आई उसे क्या कहेंगे, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जैसे सपोज कोई भी चीज़ें चल नहीं रही, कोई भी चीज़ें चल नहीं रही, पड़ी हुई है, तो जो उसकी पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी आया, जो उसकी पोजीशन की वजह से, सपोज जैसे टेबल पे बुक रखी हुई है, तो उसे वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में है ना, तो उस पोजीशन की वजह से क्या हुआ, उसमें जो एनर्जी आया उसे ही हम यहाँ पे क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, किसी भी बॉडी का
किसी भी बॉडी का मास क्या है, बॉडी लेते हैं, सपोज करते हैं वहाँ पे बॉडी का मास क्या है, यहाँ पे एम है, ठीक है, मास एम हुआ। हाइट क्या ले लेते हैं, बॉडी की हाइट, बॉडी मास ले लेते हैं, बॉडी की हाइट क्या हुई, एच हुई। तो अब हमें पता है, हमने ये पढ़ा था ना कि वर्क इक्वल टू, अभी हमने सिटी रखा एफ इंटू एस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एस यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एस क्या होता है, एस डिस्प्लेसमेंट होता है दिस, तो एस कितना हो गया, एस एच हुआ। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है कि एफ इक्वल टू एम जी, ये पढ़ा है हमने, बिकॉज द फोर्स इज अप्लाइड अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट्स व्हाई एफ इक्वल टू एम जी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास क्या था, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एम एच, यहाँ पे हमने क्या किया, एफ की वैल्यू वहाँ से एम जी पुट किया इंटू एच, ये क्या आ गया, एम जी एच, क्लियर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डब्ल्यू को हमने क्या किया, वर्क डन को यहाँ पे इसकी पोजीशन की वजह से यहाँ पे वर्क डन हुआ था, तो इसको हमने पोटेंशियल एनर्जी से रिप्लेस कर दिया, ये हो गया एनर्जी का फार्मूला। एम जी आपको यहाँ पे दिखाया है। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, ये अप्लाई करके हम किसी की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे, आप इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हो, समझिए यहाँ पे जब ये बॉल क्या है, ये जब बॉल यहाँ से आ रही है तो मोशन में है, बॉल क्या है, बॉल मोशन में यहाँ पे, तो इसमें क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रही है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जब ये हाइट पे गई, इस हाइट पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कहीं तो रुकी होगी किसी एक मोमेंट के लिए, तो वो उस पॉइंट पे क्या हुआ, उस पॉइंट पे उसमें पोजीशन की वजह से उसमें क्या आ गया, हाइट की वजह से उसमें ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी में। अब ये जब वहां से फिर ये स्लोप से ये जब नीचे की तरफ गिरने स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, जब ये नीचे की तरफ गिर रही है तो फिर ये जब मोशन में आ गया, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, इसमें फिर से काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब मोशन में होगी तो वो उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट या बॉडी में काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगी। जब कहीं हाइट पे वो चली जाएगी पोजीशन की वजह से, तो ये पोजीशन की वजह से उसमें क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या बताता है, तो ये क्या बताता है, एनर्जी कैन नीदर बी, एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड or not created. It can only be transformed, can only be transformed from one form to another। क्या है, जो एनर्जी है उसे ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्लियर। जो एनर्जी है उसे ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से एनर्जी क्या होगी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एनर्जी डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर सकते, जो है सो वही रहेगा। ऐसा क्लियर ना, जो 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 एनर्जी होगी ना, एनर्जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो उसे क्या होगा, चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि एनर्जी कम है तो उसको हम ज़्यादा कर दें, एनर्जी ज़्यादा है तो उसको कम कर दें, उसका बस क्या है, उसका हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं। जैसे ही देखा उसमें, अब बॉल में देखा कि वो बॉल जब मोशन में थी तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रही थी, हाइट पे गई तो वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे इमेज में मैंने दिखा रखा है, इसके थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए जो बॉडी है, ये बॉल है, बॉल का मास क्या है, ये बॉल का मास हमारा एम है, जो फ्री फॉलिंग क्या हुआ है, एक हाइट से फ्री फॉलिंग कर रहा है, यहाँ पे गिरा एक हाइट से, एक पर्टिकुलर हाइट पे, जो हाइट क्या है एच है। अब यहाँ पे देखते हैं,
यहाँ पे कंक्लूजन आप क्या देख रहे हो, जब बॉल क्या है, जब बॉल यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब बॉल हाइट पे है, ये पर्टिकुलर अपने इस हाइट पे, इस हाइट पे है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो हमने पढ़ा था कि पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी पोजेस करता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। बट काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन की वजह से आता है। यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा, तो ये क्या है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे पार्टिकुलर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट हमारा जो है, या फर्स्ट इमेज में आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा हाइट एच है, हाइट जो है हमारा एच है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ है, यहाँ की वेलोसिटी, क्योंकि ये कोई मोशन में मूवमेंट में नहीं है तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या, यहाँ पे क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इसकी mgh, ठीक है। अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था। और तो अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो गया, ये में क्या हुआ इसका, हाँ इसका इक्वल ये क्या होता है, एमी यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी किसकी वजह से, या तो ड्यू टू मोशन या ड्यू टू पोजीशन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी उसे कहते हैं। सम ऑफ समझ लीजिए, मैकेनिकल या तो ड्यू टू मोशन हो सकता है, ड्यू टू पोजीशन। तो यह काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारा, ड्यू टू मोशन होता है, पोटेंशियल ड्यू टू पोजीशन होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आप जैसे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट किया जीरो और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट किया mgh, तो जीरो प्लस mgh इसकी मैकेनिकल एनर्जी हुई। तो फर्स्ट इमेज में आपने देखा कि फर्स्ट इमेज में क्लियर हो गया कि इसकी क्या था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी जो भी था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एनर्जी था इसकी काइनेटिक एनर्जी तो है जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी सेम है। अब दूसरी आप इमेज में आप देख रहे हो हाइट, ये इसकी हाइट कौन से हाइट पे रखा हुई थी, इस हाइट पे रखा था। यहाँ से बॉल क्या बताया था, फ्री फॉल होके गिर रहा है। तो इस पॉइंट पे हमने ये निकाला है, ये जो ग्राउंड से जिस पॉइंट पे है बॉल उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है के, क्लियर, उसकी हाइट के है। यहाँ पे देखिए हाइट वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, हाइट के है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी है, बॉडी क्या हुई, बॉल जो नीचे गिरा फ्री फॉल हुआ तो इस मोशन में आया, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हुई और पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, इसकी डिक्रीज हुई। तो क्या हुआ, हाफ mv², यहाँ पे ये हाफ mv, यहाँ पे वेलोसिटी हमने लिया है mv1², जो हमने क्या काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकाला था। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgk, क्योंकि यहाँ पे हाइट के था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी दोनों के इक्वली। थर्ड में आप देखिएगा, थर्ड इमेज में क्या हुआ, बॉल जब आके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे जब आके गिरा, तो गिरने से पहले कुछ देर तो वो मोशन में रहा होगा ना, अचानक से जब बॉल नीचे हम गिराते हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तब यहाँ क्या था, मैक्सिमम था। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जीरो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। यहाँ पे हाइट क्या थी, यहाँ पे हाइट जीरो है। तो आपके लिए कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे कि एनर्जी किसी भी फॉर्म में, सबके लिए कॉन्सेप्ट, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसकी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ पे उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी उसका डिक्रीज कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इस थर्ड इमेज में आपने क्या देखा, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी बट पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी फुली कन्वर्ट किस में हो गई, काइनेटिक एनर्जी में।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन से हम एक ही चीज़ कंक्लूड करते हैं कि एनर्जी किसी भी तरह से ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, इसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अब हम आते हैं पावर। पावर क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज डिफाइंड एज पावर। किसी भी काम जो बड़ी यूनिट टाइम में हम जो काम करते हैं वही पावर कहलाता है। अब जैसे आप यहाँ पे स्लॉट देख रहे हो, इसने, अब जैसे नॉर्मल मैं हंस रही हूँ, तो मैंने हंसने में जो क्या हुआ, मैंने पावर ज़्यादा लगा, मेरे में पावर ज़्यादा है, दैट्स व्हाई क्या हुआ कि मेरी मौत जल्दी ओपन हो रहा है। बट यहाँ पे आप स्लॉट को क्या देख रहे हो, इसको, इसमें पावर कम है, इसने वही काम मुंह ओपन करने के लिए, अपना माउथ ओपन करने के लिए कितना टाइम लगा दिया। तो क्या है, तो पावर क्या है? सब वर्क डन पर यूनिट टाइम। आप सेम यही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम अमाउंट ऑफ वर्क। जो यहाँ पे दो लोगों को देख रहे हो आप, यहाँ पे दो बंदे हैं, यहाँ पे सेम चीज़ को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए इसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ रही है, बट क्या है, इसने वही काम बहुत जल्दी कर लिया। इसमें ज़्यादा पावर है, इसको वही काम करने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसमें कम पावर है। तो क्लियर? तो वर्क पावर क्या है? इट्स अ क्लियर कॉन्सेप्ट। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज डिफाइंड एज पावर। पावर का रेट क्या होता है? ये यहाँ पे रेट क्या होता है? सर टाइम से डिवाइड होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है? W/G। W क्या है? और ई टाइम। सेकेंड कौन से? पावर की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट W होती है। W, ओके। वर्ड को हम क्या कैसे वर्ड को हम जी, इसकी क्या, वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड। ये आप याद रखिएगा। सिंपल टर्म में पावर का आप डेफिनेशन समझ लीजिए, कितने टाइम में हम काम करते हैं, डेट इज द पावर। जितने जो टाइम है, जितने टाइम में हमने काम किया, वही पावर कहलाएगा हमारा। किसी भी बॉडी एंड ऑब्जेक्ट का वो पावर कहलाएगा। तो सिंपल है पावर, व्हेन जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। अगर सपोज कीजिए कि एक वाट क्या होता है, एक वाट, एक क्या हुआ जब एक जूल, यहाँ पे देखें वाट इक्वल टू क्या होता है? जूल पर सेकेंड। तो क्या हुआ, एक वाट जब एक क्या हुआ कि कोई एक वाट जब एक जूल, 1 सेकेंड में कोई एक जूल क्या हुआ, वर्क हुआ, उसे हम कहेंगे कि पावर। अब जैसे सपोज आप, जैसे आप इसे आवर्स जैसे समझ सकते हैं एग्जांपल के थ्रू, कि जैसे हम घर पे क्या लाते हैं, घर पे हम बल्ब लाते हैं, उस पर लिखा होता है 60 वाट, 100 वाट का। तो ये इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली में ये हमें ये बताता है कि ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकेंड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉट इक्वल टू हमने बताया कि इसका क्या होता है, जूल पर सेकेंड। तो ये हमें क्या बताता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकेंड में। जैसे सपोज 60 वाट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 60 जूल कंज्यूम कर रहा है वो 1 सेकेंड में। वो बल्ब 100 वाट का है, तो क्या हुआ, 100 जूल कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में। क्लियर? 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है? 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलो इक्वल टू 3.6 3.6 इंटू 10⁶ जूल। याद रखिएगा। तो हमारा चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म हुआ, वर्क एनर्जी एंड पावर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस राउंड पे। अब हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चंस राउंड।
देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, अ मैन इज कैरिंग हिज लगेज फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर, स्टिल हिज वर्क डन इज जीरो बिकॉज, भी हमने पढ़ा था जीरो वर्क क्या होता है, किस कंडीशन में होता है। सो ऑप्शन, फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लगेज, फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लगेज, या फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लगेज। या मैम क्या होगा आंसर, ये हमने पढ़ा था ना जीरो वर्क किस कंडीशन में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, जब फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लगेज। ओके, और सेकंड क्वेश्चन इज, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ इज टोटल एनर्जी, क्या होगी, जब कोई बॉडी अर्थ की तरफ फ्रीली फॉल करेगा तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, सर डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, क्या होगा। आंसर सोचो बच्चों जल्दी। तो ये भी हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, तो एनर्जी, बॉडी की जो भी एनर्जी होगी टोटल, वो क्या होगी, हमेशा कंजर्व रहती है वो, ना क्या हमने पढ़ा था ना, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड ना नॉट डिस्ट्रॉयड, ना एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब भी वो क्या होता है फ्री फॉल अर्थ की तरफ वो नीचे गिरता है, तो क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल की एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहती है, यहाँ पे करेक्ट आंसर इज सी। Our third question is, a car is accelerated to attain 4 times its initial velocity. In this process, the kinetic of energy of the car क्या होगा? So becomes twice, become 4 times, remains the same, becomes 16 times. हमने kinetic energy का को डिराइव किया था। यहाँ पे देखिए kinetic energy क्या है? The car is accelerated to 4 times its initial velocity. यहाँ पे क्या होगा, हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी क्या पे है, इसकी वेलोसिटी 4 टाइम्स बढ़ गई, वेलोसिटी क्या हुई 4 टाइम्स बढ़ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 एम इंटू 16 v²। तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा, क्या होगा 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। सो क्लियर कॉन्सेप्ट, तो ऑप्शन डी। Our fourth question is, the momentum of the bullet of mass 20 gram fired from a gun is 20 kilogram meter per second. The kinetic energy of bullet in kilojoule will be, क्या होगा। ऑप्शन ए हमारा 25, 2.5, 0.25 या 5, इसे देखते हैं। आई होप सो आप लोगों ने देखिए यहाँ पे क्या है, मास ऑफ बुलेट हमारा क्या है, मास ऑफ बुलेट हमारा दिया हुआ है 20 ग्राम। अब इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 0.02 केजी, ठीक है। अब हमारा मोमेंटम दिया हुआ है, मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या हो गया, 10 केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम हमने पढ़ा था क्या होता है, इक्वल टू एम इंटू वी। अब यहाँ पे हमारे क्या है, मोमेंटम 10 इंटू क्या हो गया 0.02 इंटू वी, वी इक्वल टू कितना हो गया 0.02 इक्वल टू 500, ठीक है। हमारे यहाँ पे वी, हमें वी का वैल्यू आ गया। अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जैसे कि हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या डिराइव किया था, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ
बॉडी का मास कितना है 0.02 इंटू 500 स्क्वायर इक्वल टू हाफ कितना हो जाएगा। आप ये करोगे पूरा कैलकुलेट करते हो तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए इंटू इंटू आप ये कैलकुलेट करोगे तो हमारा आ जाएगा 2500 क्या हो जाएगा जूल। अब इसको आप हमारा 2500 जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2.5। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सब बी। से क्लियर कॉन्सेप्ट कैसे आया 2.5। Our next question is energy possessed by a flying bird is क्या होगा। So kinetic energy, potential energy, both A and B and क्या can't। जब एक बर्ड फ्लाई कर रहा होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी वो रखता है, फ्लाई करता हुआ बर्ड उसमें कौन कौन सी एनर्जी होती है, तो कोई भी एनर्जी नहीं होती, एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी होगी ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए जब एक क्या होता है बर्ड फ्लाई कर रहा है तो वो एक हाइट पे होगा, तो ड्यू टू हाइट उसमें क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी हुआ, और क्या है वो फ्लाई कर रहा है तो मीन्स मोशन में हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है। इस कॉन्सेप्ट के लिए इसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगा, तो आंसर होगा, इसका आंसर इज करेक्ट सी बोथ ए एंड बी। Our next question is a body is falling from a height h. After h by 2 height, it will possess क्या only kinetic energy, half kinetic energy, half potential energy, only potential energy या kinetic energy is greater than potential energy। क्या होगा, बॉडी किसी एक हाइट से गिर रहा है जो हाइट है h। अब देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे हाइट हाइट एच हाइट है हमारी, यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे हमारे पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो जाएगा mg पढ़ा था हमने, हाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे। अब हाइट क्या हुआ है, हाइट है हाफ टू है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी mg h बाई 2 टू सॉरी ये तो मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वहाँ पे एम स्क्वायर लगाती जा रही थी, मैं बोली कुछ तो मिस्टेक कर रही हूँ ना, दिस माई मिस्टेक बच्चों, सॉरी। देखिए हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या थी mg, हाइट क्या था, हाइट हमारा h2, क्या हो जाएगा हाफ mgh। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया, अब इस हाइट पे आके, इस हाइट पे आने के बाद क्या हुआ, अब ये जो इसकी क्या थी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे रेस्ट पे है ना, तो हाइट ये क्या हुआ जब नीचे गिरी तो गिरने में क्या हुआ, वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अब जो यहाँ पे बॉडी क्या था रेस्ट पे था, वो जब नीचे आई तो यहाँ पे क्या था, ये जो पोटेंशियल एनर्जी हुई, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा सेम। अब हमने तो पढ़ा था कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकता है ना क्या हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी कहाँ हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इस पॉइंट कौन से हाइट पे h/2
हाफ हाफ क्या हाफ हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर इज करेक्ट आंसर इज क्या होगा, सी, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या है, ये होगा ना पी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या पोजेस करेगा, क्लियर कॉन्सेप्ट। Now our next question. Two objects of mass 1 into 10 की पावर -3 kg and 4 into 10 की पावर -3। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 into 10 की पावर -3 kg एंड 4 into 10 की पावर -3 kg हैव इक्वल मोमेंटम। दोनों की मोमेंटम क्या है, सेम है। रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी भी में इसका क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो अब इसका देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, 2:1, 4:1, 1:1, 4 एंड 1:2। अब हमें निकालना है इसका रेशियो। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है ना अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या पढ़ा था ये, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम क्या पढ़ा था कि द टू ऑब्जेक्ट्स है इक्वल मोमेंटम। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, दो ऑब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्ट मान लेते हैं P1, ऑब्जेक्ट की मोमेंटम क्या है P1 एंड P2 क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। तो क्या होगा यहाँ पे M1 बॉडी P1 इसकी P2 मोमेंटम का M2 P2। अब यहाँ पे देखिए मास दिया हुआ है हमें दोनों ऑब्जेक्ट का 1 into 10 की पावर -3 इंटू V1 इक्वल टू 4 into 10 की पावर -3 टू V2। क्या हो, हमें V इनके क्या है रेशियो निकालना है, V1 V2 इक्वल टू क्या हो गया 4 into 10 की पावर -3 1 into 10 की पावर माइनस, तो क्या हो गया आंसर इसका 100, बी, द करेक्ट आंसर इज बी, 4:1। Our next question is work done on an object does not depend upon angle between F and S, force applied, initial velocity of object, या ऑप्शन डी एस, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो हमने अभी बस क्या है फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा था वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, फिर यहाँ पे क्या है किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है एंगल बिटवीन एफ एंड एस, तो ये हमने पढ़ा था जीरो फोर्स में, क्या पढ़ा था कि जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, मीन्स जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का है, वो क्या है 90 डिग्री का एंगल पे हो रहा होगा, तो वो जीरो फोर्स कहलाता है। तो यहाँ पे तो वर्क डन ये क्या हुआ, ये डिपेंड करता है फोर्स अप्लाई, ये भी पढ़ा था किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन होने के लिए फोर्स का लगना बहुत ज़रूरी है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अब वेलोसिटी उसकी ज़रूरी है तभी तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इससे भी क्या है, नहीं सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये डिपेंड नहीं करता है बच्चों, ये डिपेंड नहीं किया ना,
वहाँ पे क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट उसमें हुआ बॉडी ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे क्या डिपेंड कर रहा है कि वर्क डन होने के लिए क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन होने के लिए उसका एफ एन एस के बीच में एंगल वो डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है, एस डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट डिपेंडेंट, ये डिपेंड नहीं करता उससे कि वर्क डन हुआ है कि नहीं हुआ। इसका करेक्ट आंसर इज सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, the next and last question, a runner while running faces wind from opposite direction, work done by wind on runner will be क्या होगा, जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव या इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे समझिए, रनर वाइल रनिंग फेसेस विंड फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब के यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर कॉन्सेप्ट, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या है, जो वर्क डन है वो निगेटिव होगा। करेक्ट आंसर इज सी। सब क्लियर बच्चों, आज के लिए बस इतना ही था हमारा चैप्टर। नेक्स्ट क्लास हमारे होंगे, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्लास तो हमारा होगा जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मुझे पता है हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वर्क, मोशन, ग्रेविटी से रिलेटेड हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल सारे देखेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो प्लीज़ प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी हमारा ऐप इंस्टॉल करें। आप इंस्टॉल करो, फिर वहाँ पे जाके अपना गोल मैनेज करो बच्चों, जो भी आपको जिससे भी रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी है वहाँ पे जाके अपना गोल मैनेज कीजिए। गोल मैनेज करने के बाद क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आप क्या करोगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करने बच्चों। बेल आइकन क्यों प्रेस करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और सब्सक्रिप्शन प्लान ज़रूर लें, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे बजट में है बच्चों, आप लोगों के बजट में है, बजट फ्रेंडली है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सालाना पैकेज सिर्फ 13,500 रुपीज़ का पड़ रहा है, जो आप प्रियंका यूबी कोड अप्लाई करते हो तो। वरना इसकी कॉस्ट कितनी है, आपका सब्सक्रिप्शन प्लान का कॉस्ट इसका पड़ेगा 15,000 रुपीज़। बट आप ये कोड अप्लाई करना ना भूलें बच्चों। कोड अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट करके मिलेगा, जिसके बाद कॉस्ट पड़ेगा आपको 13,500 रुपीज़। तो बच्चे ज़रूर इसका सब्सक्रिप्शन प्लान लें, सो दैट आप एक प्लेटफॉर्म पे अपनी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उसकी स्टडी कर सको, अपनी पसंद अपनी पढ़ाई अच्छे कर सको घर बैठे बैठे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।